सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बड़ा यूनिक सा टॉपिक है। हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में जानना चाह रहे हैं। इसके अलावा हम जानना चाह रहे हैं नील्स बोहर के मॉडल के बारे में। तो एक एक्सपेरिमेंट था जो रदरफोर्ड ने अपने ज़माने में किया था। उस एक्सपेरिमेंट की ये एक छोटी सी तस्वीर है। इस तस्वीर में हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स है। रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने खास तौर पे अल्फा पार्टिकल्स को एक खास डायरेक्शन में चलाया। उसके बाद उसने इसके सामने एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल रखी और फिर उसने ये देखा कि जब ये अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल में से गुजरते हैं तो ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे सीधे चले जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स दाएं बाएं मुड़ जाते हैं और बहुत ही थोड़े से होते हैं जो ऐसा लगता है कि इस गोल्ड फॉइल से टकरा कर वापस आ रहे हैं। तो उसने क्या ऑब्जर्वेशन की? उसने ऑब्जर्वेशन ये की कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स ट्रैवल थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी कहीं वो मुड़े ही नहीं, सीधे सीधे चले गए। सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, दाएं बाएं मुड़ गए। और कुछ ऐसे थे, बहुत ही कम, जैसा लग रहा था जो वापस आए। उसने इन तीनों ऑब्जर्वेशंस पे ये तीनों इंटरप्रिटेशंस की कंक्लूजन्स निकाली। लेकिन उससे पहले मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। अगर आपने गोल्ड फॉइल देखी हो, ठीक है, आपने देखा होगा मिठाई जब हम खाते हैं, अभी ईद आएगी तो और मिठाई खाएंगे बकरों के साथ, तो उसमें एक खास किस्म का वर्क लगाते हैं, उसे कहते हैं चांदी का वर्क। ऐसा ही पतला सा वर्क अगर हो सोने का, बहुत ही बारीक, बहुत ही पतला, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल होता है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, तो आपके ख्याल में इस अल्फा पार्टिकल को, इस पतले से वर्क को फाड़ देना चाहिए था या इसके अंदर से गुजर जाना चाहिए था? आप में से जिसको भी जवाब देना हो माइक खोल के दे सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल को हमने बहुत ही थिन फॉइल ऑफ गोल्ड पे हिट किया है, तो इसने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर इसमें से गुजर जाते हैं। हमारा दिमाग क्या कहता है, क्या होना चाहिए था? इसको गुजरना चाहिए था या गोल्ड फॉइल को फट जाना चाहिए? माइक खोल के जवाब दे सकते हैं सर जी। सर मेरे ख्याल से वो इसीलिए गुजर जाते हैं क्योंकि वो जब उससे पास थ्रू होते हैं ना, तो उसके अंदर वो जो थिन जो फॉइल होती है ना, उसके अंदर से छेद होकर उसमें से निकल जाते हैं मेरे ओके, ख्याल से। तो आपके ख्याल में फॉइल क्योंकि थिन है तो उसमें से चले जाते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, सहर, गौहर एंड हसन, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखें, दो ऑप्शन है, या तो अल्फा पार्टिकल को, इस गोल्ड फॉइल को फाड़ देना चाहिए, ठीक है जी, या फिर इसमें से गुजर जाना चाहिए। ऑब्जर्वेशन तो ये हुई कि गुजर गया, बट आप में से कोई ऐसा सोचता हो कि नहीं इसे तो फट जाना चाहिए था, तो वो एक्सप्लेन कर सकता है क्यों फट जाना चाहिए था। जैसे अयान ने कहा गुजर जाना चाहिए, हमने कहा ओके गुजर जाना चाहिए, लेकिन अगर आपके ख्याल में इसको फट जाना चाहिए तो एक्सप्लेन करें। चलिए, मेरे ख्याल में आप लोग एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहे हैं। रदरफोर्ड ने जब ये ऑब्जर्वेशन की थी तो उसने एक बहुत ही जबरदस्त सा जुमला बोला था। उसने बोला था कि ये जो पार्टिकल वापस आ रहा है, ये ऐसा लग रहा है एक तोप का गोला है, कैनन बॉल, और वो टिश्यू पेपर से टकरा कर वापस आ रहा है, विच इज इम्पॉसिबल। उसने ऐसा बोला था। एनीवे, जब उसने सारी ऑब्जर्वेशन की और कई दिनों तक इस एक्सपेरिमेंट को करता रहा, तो उसके जहन में ये आया कि भैया ये अल्फा पार्टिकल इसलिए गुजर गए हैं क्योंकि एटम अंदर से एम्प्टी होता है। एटम इज एम्प्टी। अब इसकी एम्प्टीनेस का मैं आपको अंदाजा करवाता हूँ कितना एम्प्टी होता है, ठीक है। आप सबने फुटबॉल का ग्राउंड अगर देखा हो, तो फुटबॉल के ग्राउंड में जो सिर्फ फुटबॉल रखा हुआ हो और कुछ ना हो, तो football is the nucleus and the whole football ground is the atom,
यानी कि ऑलमोस्ट 99% एटम जो है वो अंदर से एम्प्टी है। ये बात बताई रदरफोर्ड ने। हम भी जब एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक न्यूक्लियस बनाते हैं, उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स बनाते हैं, तो अंदर से एम्प्टी दिखाते हैं हम भी उसको। दूसरा, अल्फा पार्टिकल कुछ यहाँ दाएं बाएं बेंड हो रहे हैं, इसका मतलब उसने ये सोचा कि भैया जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज हैं, और इसीलिए जो एटम का सेंटर होगा जहां से ये दाएं बाएं जा रहे हैं वो भी पॉजिटिव होगा। यानी अल्फा पार्टिकल क्योंकि पॉजिटिव होते हैं और ये बेंड हो रहे हैं, तो इसका मतलब न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरा, क्योंकि एक आध पार्टिकल टकरा के वापस भी आ रहे हैं, तो उसने बोला यकीनन एटम का जो ज्यादातर मास है वो न्यूक्लियस में ही होगा। और अंदाजा ये लगाया गया कि एटम के मास का ऑलमोस्ट 99.9% न्यूक्लियस में होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम के गिर्द चक्कर लगाते हैं। इस तरह से रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। ठीक है जी। और ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। उसने बताया कि एटम का एक अदद न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं वो कहीं भी घूम सकते हैं। उसने ऑर्बिट्स का जिक्र नहीं किया था। इस तस्वीर में ऑर्बिट लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि उसने ऑर्बिट का जिक्र नहीं किया था। उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं। अब जो बातें मैंने अब तक आपको बताई उसमें से कोई बात अगर आप पूछना चाहें तो बोलिए। स्टार्ट विथ हसन। गौहर, कुछ पूछना चाहें तो बोलिए। नो सर। है सहर। सर मुझे ये डायग्राम वापस से समझा दें। उसने बताया कि एटम का ज्यादातर मास न्यूक्लियस में होता है, पॉजिटिव चार्ज भी न्यूक्लियस में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के गिर्द चक्कर लगाते हैं। लेकिन ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट उसने नहीं दिया था, ये हमारी तस्वीर को समझाने के लिए बता दिया। अयान, कोई सवाल? नो सर। आसान। अगर आपका माइक काम नहीं कर रहा है तो चैट बॉक्स में लिख लीजिए सवाल। मैं 1 मिनट और वेट करता हूँ आपका। सॉरी। क्लियर है आसान? यस सर। ठीक है। अब जब रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया तो कुछ साइंटिस्ट ने इस पर कुछ एतराज़ात किए। इनमें से एक एतराज़ ऐसा था जो सबने एक तरह से प्रेजेंट किया। सबने, उसने कहा कि भैया अगर आप ये कहते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के गिर्द चक्कर लगा रहा है, तो भैया इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने के लिए तो एनर्जी चाहिए, और जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि वो चक्कर लगा रहा है, एनर्जी यूज कर रहा है, तो बिल आखिर तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ठीक है। और एक और चीज थी जो हमारे लेवल से थोड़ी सी हाई है, बट हम शेयर कर लेते हैं। आपको शायद पता हो कि लाइट को जब हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो एक चीज बनती है, उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। अगर एटम के अंदर से मुसलसल एनर्जी खारिज हो रही हो, निकल रही हो, हम उसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो ऐसा ही प्रिज्म जैसा स्पेक्ट्रम बनेगा, जिसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन जब एटम का स्पेक्ट्रम बनाया गया तो एक और किस्म का स्पेक्ट्रम बना जिसे कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अगर इस वक्त आपके जहन में लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मसला कर रहा है तो नो प्रॉब्लम, वीकेंड पे गूगल कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीक इसको फिर से डिस्कस कर देंगे। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल है, तो जब वो इसके गिर्द चक्कर लगाएगा, मुसलसल एनर्जी खारिज करेगा, तो बिलाखिर न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसलिए रदरफोर्ड के मॉडल को सबने कहा कि तुम्हारे मॉडल में कुछ गड़बड़ है, सही नहीं है। ठीक है। तो हमारे रदरफोर्ड भाई के मॉडल में जो गड़बड़ है उसके बारे में किसी को जानना है? तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बिलाखिर न्यूक्लियस में गिर जाएगा, सही है।
समझ आ रहा है? सर थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है, वेरी गुड, क्योंकि हमने पहली दफा एटम के बारे में इतनी अजीब सी बात सुनी है। क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता है क्या? बताओ यार। नो सर, नो नहीं सर, वो गिरता तो है ना, ऑर्बिट में घूमते हैं। ऑर्बिट में घूमता रहता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि ये ऑर्बिट में घूमता रहेगा, ये कॉन्सेप्ट हमें दिया है नील्स बोहर। किसने दिया है? क्या नाम नील्स है इनका? बोहर। नील्स बोहर। ठीक है। जी सर। है? तो मैं जरा आपको नील्स बोहर के बारे में बता देता हूँ। इनके बारे में, नील्स नील्स बोहर के बारे बोहर। में बताता हूँ, लेकिन आप जब तक इसकी तस्वीर को जरा ध्यान से देख लें, इसने अपनी तस्वीर में क्या बताया है। नील्स बोहर ने कहा कि भाई रदरफोर्ड, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज भी होता है और सारे का सारा मास भी होता है। उसने कहा रदरफोर्ड आपने बिल्कुल सही कहा। दूसरी बात उसने कही, आपने ये भी बिल्कुल सही कहा कि एटम के इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आपने कहा ये भी सही कहा आपने, लेकिन उसने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो चक्कर लगाने के लिए उनके कुछ खास सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, जिसको हम लोग शेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं सब लोग? शेल्स। ठीक है। शाउस। हमने पढ़ा था एक के शेल होता है, एक एल शेल होता है, एक एन शेल होता है। तो रदरफोर्ड के मॉडल को ठीक करने के लिए बोहर ने बोला अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकता, उसके कुछ शेल्स होते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ही रास्ते पर चलता रहता है, उसमें से एनर्जी ना तो रिलीज होती है ना वो एनर्जी गेन करता है। लेकिन अगर एटम को कहीं बाहर से कुछ एनर्जी मिल जाए, बाहर से हीट मिल जाए, बाहर से कोई फोटोन मिल जाए, बाहर से कोई क्वांटा मिल जाए, बाहर से कोई भी किस्म की एनर्जी मिल जाए, तो इसके इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट्स में जंप कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलती है वो लोअर ऑर्बिट से हायर में जंप कर जाते हैं, और ऐसे एटम को उसने कहा ये अनस्टेबल एटम है। अनस्टेबल इसलिए कहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस जगह नहीं है जहां होने चाहिए, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फिर से जंप करके लोअर ऑर्बिट में आते हैं और एनर्जी खारिज कर देते हैं। तो ये बात नील्स बोहर ने बताई। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। बोहर ने बोला रदरफोर्ड का मॉडल बिल्कुल ठीक है, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन खास रास्तों पे घूमते हैं। जब तक इन खास रास्तों पे घूमते रहते हैं वो एनर्जी खारिज भी नहीं करते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं करते। अगर एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन फिर से एनर्जी रिलीज करते हैं तो वापस आ जाए। कहिए कोई सवाल जो आपको पूछना हो। सर बस आखिरी वाला वो वापस आ जाते हैं वो वाला। देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से के शेल से एल में चला गया है तो ये तो उसकी जगह है नहीं, बोलेगा भाई मुझे तो वापस जाना है। तो जब ये वापस आएगा तो अपनी कुछ एनर्जी रिलीज कर देगा, और ये एनर्जी हमेशा इन दोनों ओके ऑर्बिट्स सर। के, इन दोनों ऑर्बिट्स के नहीं, ये ना ऑर्बिट्स जो है ना उनका नाम इन्होंने एनर्जी लेवल भी रखा है। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहीं भी जा सकते हैं, जब ये जाते हैं तो इसी सूरत में जाते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब करें, और जब वो वहां चले जाते हैं तो हम कहते हैं एटम इज एक्साइटेड। फिर वहां से वो इलेक्ट्रॉन फिर से वापस आते हैं अपने नॉर्मल एटम पे। नॉर्मल एटम को कहते हैं ग्राउंड। ठीक है। तो एनर्जी मिलेगी तो एटम के इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चले जाएंगे, हम एटम को कहेंगे एक्साइटेड। और जब वो वापस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ग्राउंड स्टेट पे तो हम कहेंगे कि अब एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये ग्राउंड स्टेट पे आ चुका है। ठीक है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि एक बार मैंने बताया तो आपको ये बात समझ में नहीं आने वाली है,
इसलिए आज हम एक काम करने वाले हैं, पंजाब बोर्ड में हम पेज 31 से 34 पढ़ेंगे और टेस्ट योरसेल्फ 2.2 जो पेज 34 पे उससे भी करेंगे। सिंध बोर्ड में हम पेज 47 से 49 करेंगे और ऐसा करने से हम ये तमाम टॉपिक को अच्छी तरह अपने रजिस्टर में कर पाएंगे। हमें अपने रजिस्टर में ये टॉपिक के 3 SLOs करने, देख लीजिए। हमारा पहला SLO क्या है, ऊपर मैं ले जा रहा हूँ आपको। हमारा पहला SLO है डिस्क्राइब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ये तस्वीर बनाएंगे हम और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करेंगे, बुक में दिया हुआ है। फिर डिफेक्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे, 2 डिफेक्ट्स हैं, और फिर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बताएंगे। एग्रीड? यस सर। आज का काम एंजॉय करेंगे, मजा आएगा ना? और आपको पता है ना जी सर। क्लास खत्म होने की कितनी देर बाद पहुंचाना होता है काम? यस सर। 3 घंटे के अंदर।